नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी। ज्योग्राफी का जो आप नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का पेपर की प्रकृति की बात करें तो बहुत अच्छा पेपर था। हालांकि जो पिछले साल जो पेपर हुआ था ज्योग्राफी का, उनकी तुलना में ये इजी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रश्न कुछ प्रकृति की दृष्टि से देखें तो बहुत मॉडरेट और अच्छे प्रश्न थे। और इनको सॉल्यूशन करने में जिन बच्चों को पेपर सॉल्यूशन करने की टेक्निक पता है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ सारे प्रश्न उत्तर आपको आए जरूरी नहीं होता, और ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे आंसर होंगे जो आपको और हमको भी पता नहीं, और हम और आप बताएं वो भी फाइनल आंसर है पता नहीं, क्योंकि एनटीए का फाइनल आंसर माने होगा सारे प्रश्न अपने को मिलते भी नहीं। लेकिन यदि टेक्निक आपको पता है तो मैं बीच बीच में बताऊंगा कैसे टेक्निक काम आएगी। तो काफी प्रश्न ऐसे हैं जो आपको यदि प्रश्न काटने की टेक्निक पता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। इसी लिहाज से थोड़े बहुत व्याख्या करते हुए, समझाते हुए आपको कैसे करना है उस लिहाज से अपन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास परिघटना अनुमत होने का नियम है। प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, आप सब जानते हैं इसके अंदर 10% होता है। उसके बाद में उच्चावच लक्षणों उद्गम काल के अनुसार, ध्यान रखिए उद्गम काल पूछा है, उद्गम काल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। उद्गम काल का मतलब है जो सबसे बाद में बना और सबसे पहले कौन सा पर्वत बना। तो आप सब जानते हैं कि एटलस वगैरह ये जो पर्वत है सारे नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत का मतलब एटलस है, एंडीज है, रॉकीज है, हिमालय, ये सारे समकालीन है, सबसे बाद में बने नवीनतम पर्वत 5-6 करोड़ वर्ष पहले के हैं। तो एंडीज एटलस सबसे लास्ट में आना चाहिए, एंडीज सबसे लास्ट में आना चाहिए। डी में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं, ए में है, सिर्फ इसी एक में है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे करना। बाकी वाले को आपको आंसर भले पता मत हो, लेकिन एटलस आपको पता है सबसे बाद में बनाया तो आप सीधा इसका आंसर कर सकते हो। यहां पर आपने ये बात बनी। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व की कृषि प्रणालियों के संबंध में निम्न सही कथनों की पहचान करें। उत्तरी अमेरिका के पशु फॉर्मों में भेड़ और ऑस्ट्रेलिया में पशुओं को चराया जाना चलवासी पशुचारण नहीं। जितने भी विश्व के विकसित देश है वहां पर चलवासी पशुचारण कभी नहीं हो सकता, यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले क्यूबेकर वृक्ष टैनिन का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। सवाना में पशुओं को उनकी हड्डी और मांस के लिए रखा जाता, ठीक है। प्रेरी विश्व के सर्वाधिक विकसित वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्रों में से बिल्कुल सही है, प्रेरी सही है। लेकिन जहां पर ए आ रहा है उसको गलत कर दो। ए आ रहा है मतलब इसमें भी ए आ रहा है, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर बी और सी और डी है, तो आपको देखना है डी बिल्कुल सही है, डी सही है तो उसमें बी चला गया, डी सही है मतलब सी और डी ये सही उत्तर है। डी सही, प्रेरी सर्वाधिक विकसित वाणिज्य पशुपालन क्षेत्र में से एक है, बिल्कुल राइट। सी और डी आंसर आपके इसमें सही हो जाएगा, भूमध्य सागर वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि ए ऑप्शन है, उसको आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, झांसी के ऊपर एक वर्ष में सूर्य की किरणें कितनी बार ऊर्ध्वाधर आती है। आप सब जानते हैं कि झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हालांकि इसका जो बुंदेलखंड और पोर्शन है वो मध्य प्रदेश की आंतरिक भाग में आया हुआ है, लेकिन झांसी यूपी में है और यूपी से कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती, नहीं गुजरती। आपको पता है गुजरात से निकलती मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आती है, उत्तर प्रदेश नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी तो फिर ऊर्ध्वाधर वहां पर नहीं होगा, तो इसमें आंसर होगा आपके कभी नहीं। झांसी के ऊपर सूर्य की ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा एक बार भी प्रवेश नहीं करती, तो यह आपको ध्यान रखना है कि कभी नहीं वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला आंसर प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक भूकंप आपको पता है जो हिमालय के जितने नजदीक क्षेत्र हैं वहां भूकंप अधिक आते हैं, और दिल्ली में अपन सारे न्यूज के अंदर हमेशा सुनते रहते हैं। हालांकि दक्षिण के अंदर पुणे है, वहां पर यदि लातूर वाला एरिया है जो वो एक भीमा भ्रंश वाला एरिया होता तो वहां पर उसको चतुर्थ जोन में होता, लेकिन दिल्ली चौथे जोन में है। चौथे जोन होने का बहुत डेंजर एरिया में आता है, तो आपको यहाँ पर दिल्ली करना होता है। क्या करोगे, दिल्ली ऑप्शन कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला, थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन धीमे है इसलिए प्रक्रिया सारी करनी पड़ती है। वॉन थ्यूनेन की भूमि उपयोग मॉडल के अनुसार बाजार से परिधि क्षेत्र तक निम्नलिखित उत्पादन सुव्यवस्थित। बहुत शानदार प्रश्न है। आपको पता है कि वॉन थ्यूनेन सबसे पहले बताया बाजार जो है ये बाजार है, बाजार के निकट सबसे बड़े जो अंदर वाला जोन है वहां पर आपको होनी चाहिए आवश्यक सामग्री, जैसे दूध है, सब्जी वगैरह, ये तो सबसे पहले होगा दूध। परिधि, बाजार से परिधि क्षेत्र, बाजार के निकट होना चाहिए, सबसे पहले बी होगा। तो सबसे पहले बी कहां आ रहा है, एक में ऑप्शन आ रहा है, सीधे आप कर सकते हो। बी के बाद में कास्ट आता है, आपको पता है, तो एक आंसर से अपना आंसर, एक ऑप्शन से अपना आंसर हो रहा है तो फिर उसको अपने सही मान लिया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें आपके सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला है, उक्त कथनों की पहचान करें। सदिश वेक्टर मॉडल के मानचित्रण उत्पादों की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। रेखापुंज मॉडल की भी रेखापुंज वाला है प्रश्न, इसमें सही है। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें आपको आंसर करना है बी और सी
सी डी, ए और बी। कौन सा करना है? ए और सी, ए और सी आंसर करना है। ए और सी सही आंसर है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संसाधनों से बंधी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित थी, आवश्यक रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। आप सब जानते हैं प्राथमिक जितने भी गतिविधियां हैं वो सारी प्रकृति पर डिपेंड करती है। द्वितीयक उसके लिए भी प्रकृति से कच्चा माल आता है। भारी उद्योग भी कच्चे माल पर आधारित है। चौथा जो ऑप्शन है ये किसी प्रकार ये माइंड की मानसिक क्रियाओं से संबंधित, व्यक्ति विचार करते, नीति निर्माण करते समय जो काम करता है वो चतुर्थ क्रिया कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया चौथी जो क्रिया है वो स्थानीयकृत नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। इसको आपको अग्रहण है। अगला देखिए, अगला बहुत शानदार है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करिए। एक तो वनस्पति है और एक वनस्पति प्रकार है। आबनूस आप सब जानते हैं, आबनूस का मतलब सदाबहार माता है। चंदन पर्णपाती माता है। मैंग्रोव ज्वारी में, देवदार अल्पाइन में 1 2 3 4, ए में 1, बी में 2 3 4। आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, नगरीकरण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम ध्यान रखना, अवरोही क्रम यानी पहले सर्वाधिक नगरीकरण, बाद में लास्ट वाला। सर्वाधिक नगरीकरण आप ध्यान रखना, एक तो यूरोप की कंट्रीज जितने भी है वो, या अमेरिका महाद्वीप के कंट्रीज है वो, और छोटे देश। सबसे पहले आएगा माल्टा। ए से शुरुआत करनी है तो ए से शुरुआत करनी, डी कट जाएगा अपना और 4 नंबर भी कट जाएगा। ए के बाद में आएगा सी, थाईलैंड से पहले फिनलैंड आएगा। तो ए बी सी डी ये ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। कुछ प्रश्न ये बहुत सिंपल है, सीधे प्रश्न है, कहीं पर भी तो आंसर अपने को मिल जाता है आराम से। बढ़िया प्रश्न है और जो बातें पढ़ी हुई उनके अंदर से आया हुआ है, तो इसको लिखना है आपको। उसके बाद में देखिए ये दिए गए रेखा चित्र में पहचान करनी है आपको। इसमें सीधा आंसर मैं बताता हूं आपको, एसजीटी। ठीक है, व्याख्या मौका मिलेगा तभी करेंगे कभी। अब एसजीटी 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित अधिनियमों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आप सब जानते हैं 2010 में पारित हुआ है। पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित हुआ है। वायु प्रदूषण 1981 में आया है और जैव विविधता 2000 में आया है। जब इसकी आप चर्चा करेंगे तो पूछा क्या जा रहा है, काल क्रम में सबसे पहले आएगा वायु प्रदूषण, डी आएगा सबसे पहले। डी किस में आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2 कट गए। डी आ रहा है। डी के बाद में आपको लेकर आना है बी। डी के बाद में बी किस में आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको लेकर आना है ए। तो सबसे लास्ट में डी बी ए सी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। 4 नंबर ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। शैम मलवा ढाल आनुवंशिक रूप से होता है। टॉलस, एक प्रश्न पीछे छूट गया, उसको थोड़ा देखने पर। पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पाश्चात्य परिसंत्र में आप सब जानते हैं ईसाई धर्म, ईसाई वाला 2 नंबर ऑप्शन है, ये राइट। 2 नंबर ऑप्शन को सही करना। उसके बाद में शैम मलवा, टालस स्लोप। टालस आप जानते हैं कि जो पर्वत श्रेणी थी, कोई भी पर्वतीय भाग होता है, उस पर्वतीय भाग या किनारे वाला जो भाग होता है वहां पर आके निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनती है और उसका ढाल भी स्लोप की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको एग्रीडेशन जो दिखाई दे रहा है उन्नयात्मक ये होगा, न तो अप्रदानात्मक है, न ज्वालामुखी, न विवर्तनीय के। 4 नंबर ऑप्शन है, उसको आपको सही करना है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए ए डब्ल्यू बी एस आप समझाते हैं, एस आता है वो स्टेपी के लिए आता है, तो यहाँ पर अपने स्टेपी कर दिया, बी के ए कर दिया। सी एस आप सब जानते हैं उपोष्ण जलवायु के लिए आता है, तो सी एस जो है 3 को 4 से मिला दिया। उसके बाद में ए डब्ल्यू रहा, या ये सतत तुषार आया है, तुषार फ्रॉस्ट के लिए आता है, इस प्रकार आ गया और ए आ गया फिर से। तो आप देखोगे ए बराबर क्या आता है, 3 नंबर आपको मिलान करना पहले। ए में 3, बी में आ जाएगा 1, बी में 1, सी में आ जाएगा 4, सी में 4 और डी है उसमें आ जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार का ऑप्शन जहां पर भी अपने को दिखाई दे उसको अपने को राइट कर देना है और ऐसा ऑप्शन मिलेगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, आपको 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। ये मिडेल का मॉडल के संबंधित जो कथन है इसके बारे में आपको आंसर बता देता हूँ। थोड़ा सा ये जो रीजनिंग ज्योग्राफी वहां से आया है और इसके आंसर है ए और बी वाला आंसर। ए और बी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ए और बी यानी कुछ संचय कार्यत्व सिद्धांत दिया, कुछ वर्धित से संबंधित, यह आंसर इसका सही है। आगे देखिएगा, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के संबंध में से सभी कथनों को चुनिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सागर नितल को पृथ्वी की सतह का नवीन और अल्पकालिक लक्षण बना, यह आंसर गलत है पहली बात, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पृथ्वी के नितल से संबंधित कोई चर्चा की गई नहीं थी। वॉइन और व्यू के अवसाद की आयु और मोटाई विश्लेषण सिद्धांत दिया, ये हो सकता है। कटकों से दूर दोनों सही है, पूरा चुंबक तो सही। ए बी सी डी कहां पर है, बी सी डी सही, दोनों बी सी डी
बी सी डी सही आप आंसर। 4 नंबर ऑप्शन उसको आपको राइट लगा लेना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रजाति केंद्रीकरण शब्दावली को विलियम 71 प्रश्न है। इसका आंसर अभी होल्ड रखिएगा आप अपने स्तर पर यदि मिले तो एंटी आंसर देगा, एंटी जब आंसर उसका आएगा उस समय अपने को इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। उसके बाद में 72 भूपत्रकों को वृत्त मापने के आधार पर लिया जाता है। इसका आंसर भी आपको भी होल्ड रख रहे हैं, फिर आंसर मिला नहीं इसका। सागरी लवणता संद्र, अच्छा प्रश्न है। सागरी लवणता संद्र में सही कथनों की पहचान करें। समुद्र में डोल्डर में लवणता अधिकतम होती है, ये तो बात सही नहीं लग रही। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक होती है, ये तो बात बिल्कुल राइट है। उच्च वाष्पीकरण दर के कारण कैस्पियन सागर उत्तरी भाग में लवणता अधिक होती है, ये भी गलत है। बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में लवणता अधिक, ये भी सही है। पूछा क्या जा रहा है, सही कथनों की पहचान करनी, सही आपको करना है बी और डी, बी और डी, बी डी, ये लो बी और डी, बाकी वाले गलत है। बी और डी, बी आ रहा है, सी गलत है। काटना कैसे देखिए, पहला आपको ध्यान है कि सी गलत है, तो ये भी सी गया, ये भी सी गया और ये भी सी गया, बाकी वाले जो राइट है बचेगा बी और डी दोनों ही। तो आपको 1-2 आंसर आ रहे हैं तो अभी आंसर अपना वृद्ध शरण के निम्नांकित प्रक्रमों को मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि वृद्ध शरण मास मूवमेंट जो होता है, अपन देखा था कि पर्वतों की श्रेणियों से जो बहुत बड़े स्तर पर जो अपरदन होता है, भूस्खलन वगैरह, उनके संबंध में पूछ रहा है कि मंद से तीव्र संचलन कौन सा सबसे धीमी गति से अपरदन होता है और कौन सबसे तीव्र गति से। तो आप सब जानते हैं कि मृदा सरकना क्रिप्स जो है वो सबसे धीमी गति से, उसके बाद में मृदा सरपण आता है, उसके बाद में भूप्रवाह और फिर पंख प्रवाह आता है। तो आपको सी बी कहीं दिखाई दे रहा, सी बी, सी बी डी ए, ये आंसर सही है। 2 नंबर ऑप्शन है वो, 74 नंबर प्रश्न में 2 नंबर ऑप्शन है, उसको आपको सही कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगला ऑप्शन, योजना आयोग द्वारा वर्गीकृत भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। आप सब जानते हैं 15 कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वोत्तर प्रदेश है, मध्य गंगा है, थार का जो मरुभूमि है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। ये बहुत सिंपल प्रश्न था। हिंद महासागर के निम्नांकित सामरिक जलडमरू को पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि इधर से शुरू करना है, अपने को इधर की तरफ आना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप सब जानते हैं पाक जलडमरू भारत के बीच में है, यहाँ पर भारत मैंने बने दिया। उसके बाद में मलका हारमुज जल संधि इधर है, फारस की खाड़ी, जहां पर उस फारस की खाड़ी के पास बाबा अल मांडेव, ये भी लाल सागर के पास में यहाँ पर है, ये इस तरफ है, ठीक। उसके बाद में मलका सबसे पूर्व में, तो आपको सबसे पहले इधर देखना मलका, उसके बाद में आएगा भारत के पास पाक। तो डी ऑप्शन, डी और ए कहां मैच कर रहा है, डी और ऑप्शन, डी और ए, 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अब देखिए सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर दे रखा है नदीय जलीय। आप सब जानते हैं कि नदी का जो है वो संरचनात्मक सोपान बनता है, यानी कि अपन ये करेंगे ए है, ए के अंदर आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद में समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगों के अंदर सरिता हिमानी परी हिमनदी है, परी हिमनदी है, इसके अंदर आता है मैदान, तो अपन ये लिख देंगे डी है, उसके अंदर आता है 4 नंबर। कैसे करना है, काट के डी के अंदर 4 नंबर। अब आप दोनों मिला, ए में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, डी में 4। यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, कोई आंसर, डी में 4, डी में 4 ए के ऑप्शन बैठ रहा है। ये 2 नंबर ऑप्शन है जो ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4, यह आंसर अपना सही हो रहा है। तो यहां पर आपको इसको सही कर लेना है। ये बहुत सिंपल 12th क्लास की जो बुक से अपने उसमें से आया है। ये सिद्धांत, ये जो परिकलन करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया है, आप सब जानते हैं मानक विचलन जो सिद्धांत है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपको सही करना है। मानक विचलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके आगे देखिए अगला, देखिए पुस्तक सूची 1 और लेखक अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप सब जानते हैं कि पुस्तक टेलर ने लिखी थी। दूसरा एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी यानी भूगोल में अपवादवाद का स्वरूप, ये शेफर ने लिखी थी। फिर पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन ने लिखी थी। और पीछे रह गई द ज्योग्राफिकल ह्यूमन, ये लिखी थी ब्रुन्स ने। द ज्योग्राफिकल ह्यूमन लिखी थी ब्रुन्स ने। 4 बुक्स हो गई। इसमें आंसर सही कौन सा हो जाएगा, आपने ये देखना है। ए जो है, ए के सामने क्या है, ए के सामने है 3 नंबर, ठीक। फिर बी के सामने क्या है, बी के सामने 4 नंबर। फिर सी के सामने क्या है, सी के सामने 1 नंबर, डी के सामने है 2 नंबर। इस प्रकार का आंसर जहां पर भी अपने को मिलेगा उसको उत्तर कर लेना है।
तो ए के बराबर 3 आता है, ए में 3 कहाँ आ रहा है, इसमें ये भी गया, ये भी गया, बी के सामने 4, ए के सामने 3, बी के सामने 4, ये भी आ रहा है, सी के साथ 1, तो ये सी के साथ 2 नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। 2 नंबर ऑप्शन को आपको राइट कर लेना है। ये बात उपग्रह से संबंधित समेत को समझिए, इसका आंसर मैंने निकाला है, उपग्रह से संबंधित आंसर है उसका है आपके बी डी ए सी, 1 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत टफ प्रश्न था, खोजने में थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी, फिर भी आपका आंसर सही है, BDAC वाला ऑप्शन है, इसको आपको सही करना है। आगे देखिएगा, हवाई का किलौ सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है। आपको कई बार जैसे हम पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं कि किलौ अभी जो ज्वालामुखी है बहुत अपवाद स्वरूप है कि ये किसी प्लेटों पर निर्भर नहीं होता, बाकी सारे जो ज्वालामुखी है वो प्लेटों पर निर्भर होते हैं, लेकिन प्लेटों पर निर्भर नहीं होता। तो ऑप्शन इसका होगा मेंटल प्लूम। क्या हो गया, भू प्रवाह पिछपक जो है इसके अंदर, इसको उत्तर करना 4 नंबर। स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत में किस पर अधिक बल दिया, सारे जानते हैं सी पावर है उसके ऊपर, समुद्री लेवल पर अधिक जोर दिया। उसके बाद में देखिए आगे, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में किसी वस्तु द्वारा विकिरण की मात्रा पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आप सबको पता है कि विकिरण होती है उसके बारे में प्लैंक का नियम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 नंबर प्लैंक का नियम। आगे देखिएगा, अगला आंसर है हवा, ये वापस आ गया, मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप प्लेट की प्रवेष्टन सीमा से संबंधित है। मैक्सिको आप सब जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप अपन बनाते हैं, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पर और यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इनके आसपास का पूछ रहे, ये मैक्सिको है और मैक्सिको के पास प्रशांत महासागर, यहाँ पर आपको पता है ऊपर वाले में जुआंडी फूका है, यहाँ कोकोस है और नजका लास्ट में नीचे, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो होगा कोकोस। ए नंबर ऑप्शन है वो आपका सही, मैक्सिको के प्रशांत सागरीय तट पर। इसको आपको थोड़ा सा सही करना है, बहुत सिंपल प्रश्न था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था इसमें। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित देशों वर्ष 2012-22 में उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित रखी है। आरोही क्रम में व्यवस्थित रखना है। आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसमें जो दिखाई दे रहा है मोनेको, उसके बाद बांग्लादेश का है। आरोही क्रम का मतलब पहले कम और बाद में अधिक, अधिक में आ जाएगा मोनेको, लास्ट में डी होना चाहिए, डी ऑप्शन 1 में ही है, ACBD 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर है इसमें, इस बात का ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में कल्पित नहीं किया था। मैक्स वेबर ने कल्पित नहीं किया था, समरूपी धरातल दिया था, कच्चे पदार्थ और बाजार की अवस्थिति की पूर्ण जानकारी दी थी, उद्यमी, आर्थिक और तार्किक मानव, सस्ता श्रम होना चाहिए। मेरे अनुसार इसका आंसर जो बैठ रहा है वो 3 नंबर बैठ रहा है, उद्यमी, आर्थिक और तार्किक मानव, ये होना जरूरी नहीं है। उसके बाद में आता है फ्रीडमैन के मॉडल को किसने प्रस्तावित किया। फ्रीडमैन के लिए केंद्रीय परिधिकरण जो है, ये जो मॉडल है ना, सेंटर प्राइमरी, 4 नंबर ऑप्शन सही, केंद्रीय परिधि फ्रीडमैन का, तो दोनों ऑप्शन हो गए। इसके बारे में आगे देखिए, अगला देखिए, अगला है भारत में कोटि आकार नियम को लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो कोटि आकार का नियम है वो अधिकांश आपने पढ़ा होगा, विकसित देश जो है वहां पर लागू होता है। विकसित राज्यों की श्रेणी में अपन शामिल करें तो उसके लिहाज से सबसे बढ़िया आंसर बनता है केरल का, तो केरल आपको आंसर इसका सही मानना है। आगे देखिएगा, नोमोथेटिक शब्द से विपरीत है। नोमोथेटिक आप सब जानते हैं, नोमोथेटिक का मतलब नियम से होता है और नियम का मतलब क्या है, विधि से संबंधित हो। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड प्रतिलोमित होता है, उसमें आपको आंसर करना वृक्ष पर्यावरण से संबंधित है, पारितंत्र जो पढ़ा उससे संबंधित है, तो यहाँ पर वृक्ष आंसर है, उसको आपको करना है, सही आंसर है वृक्ष। आगे देखिएगा, अगला निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्रजातीय उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रेरित थी। चार्ल्स डार्विन ने उत्पत्ति की अवस्थाएं बताई थी कि व्यक्ति जन्म से लगाकर मृत्यु तक एक अवस्था के रूप में चलता है, और अवस्था के रूप में इसमें बनाने वाला व्यक्ति एक ही है, W.S. डेविस अपर्दन चक्र है, वो अवस्थाओं के अंदर बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर डेविस। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है,
बहुत सिंपल है, लेकिन दिया इस हिसाब से कि अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ध्यान रखना, निरपेक्ष आर्द्रता हमेशा ग्राम क्यूबिक में मापी जाती है, ठीक है, और विशिष्ट आर्द्रता हमेशा ग्राम किलोग्राम में मापी जाती है। दो ऑप्शन जब हो जाए, एक के अंदर आपको कर लेना 2, एक में क्या कर लो 2, और जो बी है उसके अंदर आप क्या कर लोगे 4 नंबर। फिर आप जानते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता है वो हमेशा परसेंटेज में मापी जाती है, तो डी के अंदर आप कर लोगे 1 और सी में हो जाएगा 3 नंबर। इसमें ऐसा करना है। अब इसको देखते हैं इसका आंसर क्या। आंसर किधर गया? ऑप्शन अच्छा ये रहा, ए में 2, ए में 2 कहीं आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला गया, ये भी गया, ए में 2, बी में 4, ये राइट आंसर। आंसर नंबर 2, 2 4 3 1 सही आंसर आपका। और देखिए आगे, ये भी सिंपल है। फेफड़े का कैंसर सूची को मिलान करना, मीना माता रोग आप सब जानते हैं किससे है, पारा से है। त्वचा का कैंसर आप सब जानते हैं किससे है, पराबैंगनी से। जब 2 मिला देते हैं, डी में 1 कर दो, डी के अंदर 1 कर दो, सब में है, तो ये दोनों तो कट हो गए पहले से। फिर कर दो आप सी के अंदर 4 कर दो, सी के अंदर 4, 3 नंबर ऑप्शन वो सही। काट काट के जिसने भी प्रश्न किया वो आंसर किया, उसको सारे आंसर नहीं भी आ रहे थे, फिर भी उसके आंसर सही है। इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न सॉल्यूशन करने की एक विधि होती है, उस विधि का आप भी प्रयोग करिएगा। आगे देखिए, इसके बाद में और कौन से आंसर है। सिंपल प्रश्न है, इतना ज्यादा पेपर हार्ड नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। हरिकेन यानी कि अटलांटिक महासागर बारे में पूछ रहा है। हरिकेन स्तर के चक्रवातों की हवा की गति कम से कम 119 किलोमीटर होती है, ये तो बात सही है, यानी उच्च गति होती है। भूमंडलीय तापमान की प्रवृत्ति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता में कमी आई है, इसको होल्ड करो, भी रुको। दक्षिणी अंध महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता अधिक होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, उत्तरी में होती है, दक्षिण में नहीं होती। भूमध्य रेखा के नजदीक विकसित नहीं होते और उसे पार, ये भूमध्य रेखा के नजदीक विकसित नहीं होते और उसे पार नहीं करते, ये भी बात सही है। तो आपको इसमें आंसर करना है कि एक तो सी जहां आ रहा है उसको काट दो, इसमें भी सी आ रहा है कट करो, इसमें भी सी आ रहा है कट करो, इसमें भी सी आ रहा है कट कर दो। पीछे कौन सा बचेगा? ए और डी बचेगा, इसका मतलब बी भी गलत है। अपने आप उत्तर सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं आता है तो भी आपको आंसर करना है 4 नंबर। काट कर जिसने किया उसके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे काफी हद तक। आगे देखिएगा, मार्कर इस तरह हो जाता है। आगे देखिए, भूगोल में साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसमें से जितने लेखक उनमें सबसे पहली किताब भूगोल की जो हेकेटिस ने लिखी थी, तो आंसर अपना तो हेकेटिस है, लेकिन साहित्यिक परंपरा कोई अलग हो सकता है, यदि अलग टॉपिक है तो पता नहीं, ये एनटी आंसर जो फाइनल में आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो सारे आंसर अपने को मिले हैं, ये जो ऑप्शन में दिए उसके अनुसार हेकेटिस सबसे परफेक्ट आंसर है। फिर निम्नलिखित सतहों को उनकी एल्बिडो धवलता के अनुसार अवरोही क्रम में दीजिए। ये सारे प्रश्न अभी तक जो मैं सरल तरीके से कर रहा हूँ, लगभग फर्स्ट ग्रेड की क्लास के अंदर जब नोट्स में लिखते हैं तो सारी चीजें लगभग आई हुई है। मैंने यहाँ से ट्राई की, लगभग फर्स्ट ग्रेड के 70-72 प्रश्न ऐसे हैं जो इस एग्जाम में आए और सीधे यूट्यूब किताब में से, जो कॉपी हमने जो नोट्स बनाए क्लास नोट्स, उस क्लास नोट्स में से आए। तो जो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था वो आराम से, यदि ढंग से उसने पढ़ा है, तैयारी की, तो नेट के जेआरएफ आराम से निकाल सकता है। यदि फर्स्ट पेपर उसने जो प्रथम 50 प्रश्न उसको सही ढंग से किया है तो। आप सब जानते हैं कि इसमें जब बर्फ वाला होता है उसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है, तो बी आ जाएगा, सबसे पहले सी आ जाएगा, उसके बाद में बी आ जाएगा, सी और बी। तो ये पहले सी आना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, सी और बी ये आना चाहिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब दोनों में मामला जल का सबसे कम होता है, यानी ए का सबसे कम, तो ऑप्शन आपका हो जाए 3 नंबर उत्तर सही है। 3 नंबर ऑप्शन जिसने भी किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला देखिए, विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में प्रतिशत साझेदारी के आधार पर आरोही क्रम लिखिए। आरोही का मतलब कम साझेदारी से अधिक साझेदारी। सर्वाधिक विदेशी निर्यात में साझेदारी किसकी आप सब जानते हैं? यूके की साझेदारी सर्वाधिक है। एक तो डी तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। डी किस किस में लास्ट में आ रहा है? दोनों में आ रहा है, तो ये तो गया और ये भी गया। फिर अपन जाते हैं, यदि डी आ रहा है तो ए सी डी, ए बी आ रहा है, ब्राजील, फिर नीदरलैंड, फिर थाईलैंड। सबसे कम है ब्राजील का, सही बात है, ब्राजील है। उसके बाद में आएगा थाईलैंड। ए सी बी डी जो आंसर ये होगा, क्योंकि नीदरलैंड का थोड़ा सा कम है, थाईलैंड की निर्यात सेवा है वो चावल पर डिपेंड ज्यादा है और उसका निर्यात ज्यादा है थोड़ा सा। तो 2 नंबर ऑप्शन ए सी बी डी जिसने किया है उसका आंसर सही है। आगे देखिए, और जहां अनेक सड़कें मिलती है वहां किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास जानता है? आप सब जानते हैं, तारानुमा जो केंद्र होता है वहां पर बहुत सारे क्षेत्रों से आके नदियां, सॉरी सड़कें आके मिलती है, इस प्रकार तारानुमा आकृति होती है, उसका आंसर सही है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है तारानुमा, ये आंसर अपना सही हो जाएगा। सिंपल से प्रश्न है, सारे
जिन लोगों ने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है ना, उनमें भी बहुत सारे प्रश्न ये सही हो जाते हैं। आगे देखिए, लेकिन पढ़ते नहीं लोग। निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्र को निवल प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता निवल शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसकी? आप सब जानते हैं जहां पर भी ताजा जल के अनूप लेगिन और दलदलू भाग होते हैं, दलदली भाग, वहां पर सर्वाधिक होती है। सबसे पहले सी आएगा, सी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, सी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सी के बाद में आएगा मध्य अक्षांशीय फॉरेस्ट। दूसरी मैं ये जानता हूँ खुला समुद्र जहां पर होता है वहां पर ये जो उत्पादकता है बहुत कम होती है, प्राथमिक उत्पादकता कम होती है। और जहां पर ये कोरल रीफ वगैरह होते हैं तो वहां पर ज्यादा होती है। तो खुला समुद्र लास्ट में आ जाएगा, तो सी पहला आ जाएगा, बी लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। 1 नंबर जिसने किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों को ग्रीष्म ऋतु में दिवालों की अवधि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा ऐसा शहर है जिसमें दिन की अवधि सबसे अधिक होती है? आप सब जानते हैं जब गर्मियों में सूर्य कर्क रेखा के आसपास आ जाता है तो जहां पर अपने सब पढ़ते हैं कि 6 महीने ध्रुवों पर रात होती है, 6 महीने दिन होता है। इसका मतलब ध्रुवों वाला जो क्षेत्र है उसकी दिन की अवधि गर्मियों में अधिक होती है, जबकि नीचे वाला जो भाग उसकी दिन की अवधि कम होती है। तो सबसे पहले मास्को आ जाएगा, मास को मतलब सी आएगा। सबसे पहले सी आएगा तो एक ये कट हो जाएगा। दूसरा सी के बाद में आप सब जानते हैं शंघाई आता है, सी के बाद में डी आएगा, इसमें भी सी। उसके बाद में ढाका आएगा और चेन्नई सबसे लास्ट में, तो ए सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सी डी बी ए, ये 100% सही आंसर है आपका, क्योंकि ये सीधा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, स्वच्छ विकास प्रक्रियाओं की सीडीएम अवधारणा पर्यावरण से संबंधित है। सीडीएम क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था उसमें सीडीएम प्रक्रिया जो है इसकी अवधारणा पहली बार लाई गई थी। कागज उद्योग केंद्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। मैं कह रहा हूं मानचित्र जिसके अच्छा था उसके सारे प्रश्न। नैनी उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा नैनी, ए से शुरुआत होने वाला, ए से ए की शुरुआत होती है। और सबसे लास्ट में पुनालूर जो कि केरला में सबसे लास्ट में आ जाएगा, कुर्नूल कर्नाटक में, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो ए और सी 3 नंबर ऑप्शन जिसने भी किया उसका आंसर सही है। आगे देखिए, सीडीएम, आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी कहां है? पश्चिम घाट में। तो एक सीधा आंसर हो जाएगा। सिंपल से प्रश्न है, सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति चेंज की है और उत्तरों को आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। बहुत सिंपल पेपर। आगे देखिए, ये दे रखा है खाई वाला, है ना। एक तरफ आप सब जानते हैं सुंडा किसमें? हिंद महासागर में। एल्यूशन किसमें? उत्तरी प्रशांत महासागर, जापान के पास। उसके बाद में दोनों मिलाओ, मिलान करो, हो रहा है क्या? डी में 3, डी में 3 मिलाओ, डी में 3, एक हिंद महासागर सुंडा गर्त मिलाते हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसने काट के 1 2 जो आ रहा है उसके आधार पर प्रश्न किया था, आपका 100% सही है। ठीक है, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला देखिएगा, भारत में जनसंख्या नीति उपाय, भारत में जनसंख्या नीति उपाय से संबंधित जो ऑप्शन है इसका सीधा ऑप्शन मैं आपको बता दूं आंसर के हिसाब से। एस डी मौर्य की जो किताब है उन किताबों से मैंने देख के भी निकाला है, जनसंख्या भूगोल वहां से आया है। इसमें आंसर आपका सही होगा बी और डी। बी आंसर सही है और डी आंसर सही है, बी और डी सही है। जनसंख्या नीति से बी और डी, ठीक। जिस ऑप्शन में आपके बी और डी आ रहा है वो आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर बी और डी उसको आपको सही कर लेना है। कुछ आंसर ऐसे हैं जो डाटाबेस होते हैं उनको देखकर आंसर निकालना पड़ता है। आगे देखिएगा, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। सार्क, सार्क में सब जानते हैं सार्क के अंदर आता है नेपाल, आसियान के अंदर आता है इंडोनेशिया, ओपेक के अंदर आता है वेनेजुला और ईयू के अंदर आता है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें भी 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 आंसर आ रहा है वो सही आंसर है। 2 3 4 1 ये सब जानते हैं। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अगला आंसर देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा मैं छोड़ रहा हूं, ये मेरे को आंसर इसका पर्याप्त मात्रा में आंसर इसको मिला नहीं। कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका अपन चाहते हुए आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिएगा,
विश्व व्यापार संगठन, अच्छा प्रश्न आया है। विश्व व्यापार संगठन आपकी समझ की पहचान कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन सही, जीटी गेट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित किया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। स्वास्थ्य कर्मियों के अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अधिक महत्व देता है, बिल्कुल गलत बात है, कभी ध्यान नहीं देता। सभी विकसित देशों ने विकासशील देशों के उत्पादों के लिए अपने बाजारों को पूर्ण खोल दिया, ये भी गलत है। विकसित देश खोल देते तो विकासशील देशों का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्त व्यापार अमीर और गरीब देशों खाई को बढ़ा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर है ए। पूछ क्या रहा है, सही कदम की पहचान, ए और डी जिसमें भी आ रहा हो सही। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे प्रश्न सिर्फ समझ पर आधारित होते हैं, आंसर करने में दिक्कत नहीं होती। अगला देखिए, अगला है डेविस और पेंक के भू वाला, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा इसको। डेविस और पेंक, डेविस और पेंक वाला जो है ना, उसके अंदर आंसर आपको करना है सीधा डेविस और पेंक का ए और डी करना है। ए और डी किसमें आ रखा है, 2 नंबर ऑप्शन करना है, ए और डी। डेविस ए कर देना है और डी करना है। ए में क्या है, ए में दे रखा है डेविस ने नदी प्रक्रम में अपर्दन चक्र को सामान्य चक्र माना, बिल्कुल सही है। डेविस ने गिलबर्ट प्रथा, ये नहीं है। और डेविस ने ढाल वाला सिद्धांत दिया, ये बात सही है। तो डेविस ने ढाल पतन की अवधारणा दी, ए और डी सही है। ठीक, दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद में देखिए स्टैंडर्ड विधि के अंदर आपका ऑप्शन 2 नंबर है, 4 नंबर सही है। स्टैंडर्ड की विधि में नगरीय जनसंख्या दर्शाने तो गोलाब और ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाने तो समरूप बिंदुओं का अध्ययन प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसका ऑप्शन है हम इधर ढूंढते तो कभी कभी भूल जाते हैं। मानसिक मानचित्र मेंटल मैप की जो अवधारणा है वो व्यवहार परक से, बहुत सिंपल प्रश्न है, आसान प्रश्न है, व्यवहार परक भूगोल से मेंटल मैप की अवधारणा, इसमें भी आपको आंसर नंबर 3 है, उसको सही मान लेना है। और देखिएगा केंद्रीय स्थल सिद्धांत के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। केंद्रीय स्थल सिद्धांत, वस्तुओं के परास व अधिकतम दूरी है, उपभोक्ता का सही बात है, उच्च श्रेणी की गलत बात है, नगर जितना बड़ा उसका संपर्क क्षेत्र उतना भी अधिक होता। ये कितना नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वाला है ना। केंद्रीय स्थल ए और डी, ए और डी किसमें आ रहे हैं, ए और डी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट। केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अंदर ए और डी आंसर सही है। उसके बाद में देखिए अगला है ज्वार भाटाओं से संबंधित। ज्वार भाटाओं के अंदर आपको पता है काल कर्म के अनुसार लाप्लास सबसे पुराना, बी सबसे पहले आएगा। ठीक, उसके बाद में बी के बाद में आ जाएगा डी आपका, बी के बाद में डी आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, बी के बाद में डी, डी के बाद में आ जाएगा बी डी सी ए। 2 नंबर ऑप्शन सही है, बी डी सी ए। इसको आपको कर लेना है क्योंकि आपको जब लिखा है उसमें सन भी साथ में लिखा है, थोड़ा सा याद रखने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत सरल होते हैं लेकिन याद करने वाला फैक्ट आते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें से प्रश्न है। आगे देखिए, बाकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी पढ़ के गए होंगे। टॉर्नेडो के संबंध में सही कथनों को करिए। समुद्र में टॉर्नेडो जैसी परिगणना जल स्तंभ कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। टॉर्नेडो की विकास में मेसोसाइक्लम बनना महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। टॉर्नेडो घुमावदार कीपदार वायु स्तंभ को प्रदर्शित करता है, कपास, ये भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। जापान का सर्वाधिक टॉर्नेडो प्रभाव नहीं, जापान नहीं है, टॉर्नेडो से संयुक्त राज्य अमेरिका वो प्रभावित होता है, तो डी गलत है, ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी जिसमें भी आ रहे हैं वो सही है, ए बी सी 4 नंबर ऑप्शन जो है ना आपका वो आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर ए बी सी वाला ऑप्शन आपको कर लेना है। बर्गेस द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित भूमि उपयोग में सीबीडी के रूप में आपको करना है। पहले तो आ जाएगा आपका सी नहीं, हाँ पहले तो आ जाएगा आपको संक्रमण बर्गेस के बारे में CADB, ए के ऑप्शन है CADB, ये आपका सही आंसर है बर्गेस, CADB 4 नंबर ऑप्शन करना बर्गेस के बारे में। अगला देखिए, तीव्रतम और सर्वाधिक गहरी भू विक्षेपित समुद्र पवनों के बारे में आप पढ़ाया हुआ है, ये 4 नंबर ऑप्शन वहां से आता है। पश्चिम है ना, पश्चिम दिशा के अंदर सीमाओं का इसका समुद्र वैष्णव मिलान करते हैं, तो इसको आप देख लेना। अगला देखो, निम्नलिखित क्षेत्र में अल्प पोषित जनसंख्या, ये प्रश्न याद करने का पढ़ने का नहीं है, ये सीधा तरीके पर आधारित है कि कौन सा देश है इसमें से मतलब अल्प पोषित, ज्यादा पोषण की क्षमता वहां पर ज्यादा नहीं। तो आप सब जानते हैं अफ्रीका वाला जो भी भाग होगा अल्प पोषित होंगे, और ये आरोही क्रम कह रहा है, नहीं सबसे पहले सबसे कम वाला और सबसे लास्ट में, तो ए सबसे लास्ट में आना चाहिए, और ए सबसे लास्ट में एक में आ रहा है। 4 नंबर ऑप्शन CBA और CBDA 4 नंबर ऑप्शन है, इसको आपको सही करना है 4 नंबर ऑप्शन को। आगे देखिए, अच्छे प्रश्न आए, सिंपल है पेपर वैसे। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा है। सूत्र से संबंधित इसका आंसर मैं सीधा आपको दे देता हूं। 3 नंबर ऑप्शन जो है ना, ये
ये सही आंसर है, इसको आप देख लेना। मिलान करने वाला थोड़ा सा टफ प्रश्न है, जिसको आता है उन्होंने सही तरीके से किया, हमने तो किताब में देखा है। सही आंसर इसका परफेक्ट पता नहीं। समुद्री जल के घनत्व को समझने में कदम कौन सा कदम सही नहीं है? पिक्नोक्लाइन परत में घनत्व प्रवणता सर्वाधिक होती, ठीक है। जल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवाह में समुद्री जल के घनत्व कोई भूमिका नहीं होती। समुद्री जल की भूमिका तो होती है, जब घनत्व में भूमिका ही नहीं हो जाएगी तो फिर जल का प्रवाह ही नहीं होगा। तो ये गलत पूछ रहा है और गलत, 2 नंबर ऑप्शन गलत है, 2 नंबर ऑप्शन गलत है, इसको आपको कर लेना है। आगे देखिएगा, मिस्टेक क्या मैं एड पीडीएफ को जाले नहीं के हेडेरो में बोर्ड दुनिया के मार सो हगी सले है कहीं है रोमांस। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। आगे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को वर्ष 2020 में घोषित हुआ, 2021 में पारित किया। तो आपको 4 नंबर ऑप्शन 2021 जो दिखाई दे रहा है इसको आपको सही कर लेना है। आगे देखिएगा, सभी सुनामी भूकंपीय सागरीय तरंगे होती है। सभी सुनामी भूकंपीय सागरीय तरंगे होती है, जरूरी नहीं है भूकंप से ही सुनामी उत्पन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। समुद्री लहरें होती है वो भी सुनामी का रूप ले सकती है। तो 1 नंबर गलत है, बाकी इसमें ए बी सी डी तीनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन बी सी डी है वो तीनों सही है। 1 नंबर आपका गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है बी सी डी 3 नंबर ऑप्शन सही है। अक्षीय तल की स्थिति के आधार पर निम्नांकित वलन फोल्ड को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर, ध्यान देना है, पहले क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सब जानते हैं सबसे क्षैतिज होता है परिवलन, परिवलन के बाद में आता है प्रतिवलन, प्रतिवलन के बाद में सममित और उसमें सी बी का दिखाई दे रहा है, ये एक ऑप्शन सी बी ए डी सममित असममित सी बी ए डी 2-3 नंबर जो ऑप्शन है उसको सही करना आपको। वैश्विक स्तर पर औसत वार्षिक वर्षण लगभग, इसके कोई नजदीक डाटा ही नहीं है तो बच्चा जो भी थोड़ा बहुत समझदार है वो भी 100 सेमी करके आएगा। तो 100 वाला आपको ऑप्शन करना है, सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित कौन सा विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन सुधार? ग्रामीण क्षेत्रों का नाम आते ही सीधा बायोमास, जो जैव है बायो एनर्जी, इससे संबंधित है जैव इंजन, क्योंकि जो नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा का गांव से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा फ्रांस। फ्रांस में आप जानते हो अति निम्न शिशु मृत्यु दर, ठीक है। फ्रांस उच्च से निम्न जनन क्षमता अनुभव करने वाला पहला देश, ठीक है। नाइजर सर्वाधिक कुल प्रजनन, ये तो सही है, बी में 3 आ जाएगा। बी में 3 देखो कहां कहां आ रहा है, बी में 3 एक ही आ रहा है। 2 नंबर ऑप्शन जो आपका वो सही है, यानी फ्रांस में 2 नंबर उच्च से निम्न प्रजनन, बी में ये हो गया, सी में 4 हो गया। सीरा लियोन बहुत उच्च शिशु मृत्यु दर वाला है और डी में 1 है निम्न से। 2 नंबर ऑप्शन ये आपको सही करना है। स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल के पृथक्करण के लिए 1 नंबर ऑप्शन एस आई जे जो दिखाई दे रहा है ये राइट आंसर है आपका। आगे देखिए, ये सरल प्रश्न आया है। उत्पादक आप सब जानते हैं कवक अपघटक है, तो डी के अंदर 1 करो, डी के अंदर 1 आती, 2 ऑप्शन कर जाएंगे, दूसरा गया, पहला और दूसरा गया, तीसरे और चौथे में होड़ लगी हुई है, डी में 1। फिर आप देखोगे कि उत्पादक कौन है, आप सब जानते हैं रसायन संश्लेषित जीवाणु तो उत्पादक, तो ए के अंदर 2 आना चाहिए, ए में 2 है, इधर ए में नहीं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है, ए में 2। ऐसे काट काट के जिन्होंने प्रश्न किए सारे आंसर सही है। मुझे ये पेपर बहुत इजी लगा, पिछले जो पेपर हमने दिए उसकी तुलना में बहुत इजी है। तो ए में दूसरा ऑफलाइन है, ये भी आपको अच्छा फायदा है। तो 3 नंबर ऑप्शन है, उसको आपको सही कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला ट्री वाला है, स्टेलर की विधि, इसमें 4 नंबर जो दूसरा ऑप्शन है फोर्थ, ये आपको करना है। दूसरा ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन, इसको राइट करना है। चतुर्थ क्रम इसका सही है। भूमंडलीय तापन है ग्लोबल वार्मिंग में निम्नलिखित में कौन सी गैस से प्रभावित अधिक करती है? यानी भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग करने वाली निम्नलिखित मानव प्रेरित गैसों को उनके सापेक्षिक योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप सब जानते हैं सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बी तो सबसे पहले आ जाएगा, बी सबसे पहले आती है, ए के ऑप्शन बनता है बी ए सी डी। 3 नंबर ऑप्शन सही है, एक आंसर होगा, बाकी वाला आंसर अपने आप हो जाएंगे। 2021 से 2030 के दशक में यूएनओ ने कौन से दशक घोषित किया है? ये क्या इकोसिस्टम रेस्टोरेंट जो है पारितंत्र प्रत्यास्थापना का जो वर्ष इसको उन्होंने घोषित किया है, रिस्टोरेशन। उसके बाद में देखिए ये क्या कह रहा है, मनुष्य संस्कृति में जटिल है जिस विश्वास कला, इसका आंसर पता नहीं है, अभी पता करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको नए आंसर की जब जारी करेंगे उसमें। आगे देखिए अगले में जनजातियां भारत की और एक तरफ प्रजातियां, आप सब जानते हैं कादर बहुत पुरानी है, नेग्रिटोस आ जाएगा, ए में 4 आ जाएगा, ए में 4 देखो, ए में 4 देखते 2 ऑप्शन चले गए, 2 में मिस्टेक है। फिर संथाल में आप जानते हैं प्रोटो, बी में 3 आ जाएगा, ए में 4 बी में 3, चलिए
ए में 4, बी संथाल, ए में कादर में नेग्रिटो, ए में 4, फिर बंगाल के कायस्थ डी में 1, ए में 4 और डी में 1, 1 नंबर ऑप्शन सही। ए में 4, बी में 3, 2 और 1 नंबर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये राइट आंसर है। फिर अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करो। अनुसूचित जनसंख्या के आधार पर, अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर, परसेंटेज नहीं संख्या के आधार पर, संख्या में सर्वाधिक मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, तो सी ए हो गया, सी ए बी डी, 1 नंबर ऑप्शन पे सही करना है। सी ए बी डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में झारखंड है। तो इसको आपको अवरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करना है। आगे देखिएगा और अच्छा प्रश्न, वैश्विक औसत समुद्री तल में वृद्धि का कारण हो रही, इसमें जो ऑप्शन लिए धवलता से कोई एलबीडो से कोई लेना देना नहीं, ओजोन स्तर प्रभाव, इससे भी समुद्र में तापीय प्रसार, 1 नंबर ऑप्शन सबसे बेनिफिशियल बराबर अच्छा आंसर है। आगे देखिए हुवर, ये विशेषज्ञ एक तरह से सिद्धांत है, हुवर ने सिद्धांत दिया लाभ के अधिकतम करना। ए के अंदर 4 नंबर देखो, ए में 4 देखते ही आपका 2 नंबर आंसर, सिर्फ 1 से आंसर हो जाता है, बाकी देखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर ऑप्शन कर लो आप सही। उसके बाद देखो जैव भू रसायन, आगे देखिए जैव भू रसायन जो है उसमें ए और बी का आंसर है, ए और बी 2 नंबर ऑप्शन सही है। जैव भू रसायन वाला जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर है, यानी भौतिक जैविक दोनों क्रियाएं हैं और पदार्थ चक्र पोषण चक्र के रूप में संदर्भित करता है। ए और बी वाला ऑप्शन 2 नंबर राइट कर देना है। आगे देखिए तटित जनजा की बारंबार, तटित जनजा या तो उष्ण कटिबंध में आता है या उपध्रुवीय क्षेत्र में आता है। उपोष्ण कटिबंध में डोल्डर में ध्रुवीय में नहीं आता, तो आपको ध्यान रखना उपध्रुवीय क्षेत्र वहां पर आएगा सर्वाधिक, उपध्रुवीय क्षेत्र। एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब के हूबहू प्रश्न वहां से उठाया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 1950 के आसपास स्थानिक विश्लेषण विज्ञान के रूप में भूगोल के सुपरिभाषित सैद्धांतिक पक्षों पर बल देने वाले चयनित केंद्रों में सम्मिलित नहीं है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, बाकी ओयोबी है, विस्कॉन्सिन है, वॉशिंगटन है, सारी यूनिवर्सिटी शामिल है। फिर आदमी इसमें देखिए आगे नो वन प्रणाली, गैलीलियो आप जानते हैं यूरोपीय संघ की, बी में कर देना 1, बी में 1 होते ही 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 रह जाएगा। फिर क्यू जेड एस जापान की, सी में 4 करिए, बी में 1, सी में 4, 4 नंबर ऑप्शन सही है आपका। इसमें ए में 3, बी में 1, यानी कि आपको ध्यान रखना है सी क्यू जेड एस ये जापान की है और गैलीलियो है यूरोपीय संघ की है, इन दोनों का आधार पर आपका आंसर मेल खा जाएगा, हो जाएगा। हार्टलैंड के संबंध सही कथन है, आंतरिक अर्धचंद्राकार में जापान शामिल था, बिल्कुल नहीं था, ए तो गलत है, तो ए जो गलत है उसको बाहर कर दो, ए ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर सी डी और बी सी में है। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका बाह्य अर्धचंद्राकार में शामिल किए गए थे, ठीक है, ये अच्छी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मैकेनियन विश्व में 2 महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में बात अस्तित्व को जोड़ा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम शक्ति के अंदर से शक्ति शून्य तक और परिवर्तित था, ये बिल्कुल गलत है। आपको बी और सी का आंसर करना, बी और सी। बी और सी 4 नंबर ऑप्शन सही करना है। आगे देखिए गद्यांश में पूर्व तैयारी की, इसमें हम्बोल्ट आंसर सही करना, 2 नंबर हम्बोल्ट जो है वो आंसर सही होगा। आगे देखिए हेडली सेक्सटेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नौ संचालन समुद्र में भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए हेडली का प्रयोग होता है। आगे आकाश का नीला रंग किसका परिणाम है, न परावर्तन का है, न अपवर्तन का है, न अवशोषण का, बल्कि प्रकीर्णन का परिणाम। किसका? प्रकीर्णन का। वायुमंडल जो कण होते हैं उन कणों से सूर्य किरणें टकरा कर विसर्जित हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकीर्णन होता है। उस यंत्र को पहचान के जिसका आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सब जानते हैं हाइग्रोमीटर। 2 नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइग्रोमीटर, इसका प्रयोग होता है। औसत समुद्री तल से ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेडली षष्ठक जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसको सही करना है। इसको भी हेडली षष्ठक, हेडली षष्ठक के 2 प्रश्न आए। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, भारत सरकार ने योजना आयोग की नीति आयोग को सुस्थापित, नीति का विस्तृत रूप है, आप सब जानते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय एनआरएचएम को शुरू किया गया था? 2005, 10वीं पंचवर्षीय, 2005 के आसपास शुरू हुआ 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसको आंसर सही करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसमें संविधान के 73 संशोधन, पंचायती राज अधिनियम, सब जानते हैं। बलवंत राय मेहता जो समिति, बलवंत सिंह मेहता समिति, उनकी सिफारिश पर यह योजना लागू की गई थी, विकेंद्रीकरण आया था। कौन सा भारत में नियोजित का सबसे पुराना लक्ष्य है?
देखिए स्थायित्व के साथ विकास, समता के साथ विकास, समावेशी विकास बहुत बाद की बात है, वर्तमान की। पुराना पूछ रहा है तो बड़े और औद्योगिक मौलिक आधारभूत उद्योगों की स्थापना, एक नंबर ऑप्शन है वो पुराने लक्ष्य की बात कर रहा है। उसके बाद में देखिए इस प्रकार 150 प्रश्न हो गए अपने पूरे। मैंने आंसर इसको देने की कोशिश की, 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर अपन नहीं दे पाए, क्योंकि कई ऐसे क्लिष्ट प्रश्न होते हैं जिनका गलत आंसर देने की बजाय उसको छोड़ दिया जाए तो अच्छी बात है। अब ये जब इसका मूल्यांकन आप कर लेना, पेपर इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, मॉडरेट है, मध्यम वर्ग का है थोड़ा सा, लेकिन पिछले पेपर की तुलना में थोड़ा सा सरल है। और इसमें पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद मुझे एक बात जरूर पता चली, मैं ऑफलाइन क्लास के बारे में अक्सर विद्यार्थियों को कहता रहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को जिसने अच्छे ढंग से पढ़ा है वो किसी भी परीक्षा में असफल कभी नहीं हो सकता। यदि एनसीईआरटी किताबों को आपने भी अच्छे तरह से पढ़ा है और एक एक लाइन का आंसर, एक एक लाइन का अर्थ आपको पता है, तो सागर नीतल से जो प्रसारण के सिद्धांत वगैरह है, ऐसे प्रश्न आपके कतई गलत नहीं होंगे। अब आपको मैं कहता हूं कि ये जो प्रश्न मैंने करवाए, ये सारे प्रश्न या इनमें से अधिकांश प्रश्न, सारे प्रश्न तो एनडीए नेट जैसे एग्जाम के सारे प्रश्न अपनी किताब में से, अपने जो पेपर अपन लिखते हैं उनमें से यदि आ जाए, या जो टेस्ट रहते हैं या नोट्स बना उसमें से आ जाए, तो पेपर स्वयं भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न एक ही बुक से, एक ही लेखक, एक ही टीचर के लिखी हुई चीजों में से आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर की एक अपनी मर्यादा होती है, उस सीमा में रहना बहुत जरूरी है। इनमें से लगभग 70 और 75 के बीच में प्रश्न है जो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी मेरे यहाँ ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनके प्रश्नों में से, उनके पेपर जो उनको नोट्स दिए गए नोट्स में से आए हुए। हालांकि ऑनलाइन कोर्स मैंने अभी शुरू किया है, ऑफलाइन कोर्स लंबे समय चल रहा है, तो उनकी कॉपीज में नोट्स में जो लिख रखे हैं उनमें से अच्छे प्रश्न है। ऑनलाइन वालों को अभी कोर्स किया, तो आप भी यदि इच्छुक कोई विद्यार्थी हो ऑनलाइन सिलेबस के लिए, तो ऑनलाइन कोर्स की विशेषता मैं बता देता हूँ कि यहाँ हम जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन सामने क्लास से हू टू सीधा क्लास का जो रिकॉर्ड होता है, क्लास जैसे चलती है उसी क्लास को सीधा अपन अपने ऐप के ऊपर डालते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि भाई दोबारा जाके रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं। जो क्लास में बातें होती है, जो क्लास में संवाद होता है, वो सेम टू सेम वो बातें आपको मिलेगी। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हो ऑनलाइन कोर्स के लिए, तो आप जो अपना ऐप है सरोकार क्लासेस नाम से, उस सरोकार क्लासेस ऐप को ज्वाइन करें और क्लास है उसको ज्वाइन करें, ताकि आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए आप हमारी तरफ से हम बहुत अच्छा दे पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों की पीड़ा, विद्यार्थियों के संयम और बीच बीच में मोटिवेशन के रूप में, धैर्य के रूप में कैसे परीक्षा करनी है, बड़ी बात यह कि पेपर सॉल्यूशन कैसे करना है, ये सारी बातें हम बीच बीच बताते रहते हैं। और हम भी अभी नौजवान और युवा है, अभी तुरंत वैकेंसी देके लगे हैं, तो हमें परीक्षा का फिलहाल का जो पैटर्न है उसकी अच्छी जानकारी है। तो आप भी यदि लाभ लेना चाहे तो आपका वेलकम है। अब ये पेपर अपना पैरा पूरा होता है, अब अगली क्लास उसके लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।